अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपना पास पेपर 2022 को करेंगे डीएसए का, जो जिसके कोर्स कोड है CC213। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अभी यहाँ पे हम जस्ट बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हमने आपको एक रे दी हुई है, इज़ टू बी सॉर्टेड यूजिंग सोल्यूशन। ये आपको रे दी हुई है, इसको सॉर्टेड किया हुआ है। उन्होंने फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कंटेंट ऑफ द अरे एट द एंड ऑफ द वन ऑफ द आइटरेशन ऑफ द एल्गोरिथम, कि वो कौन सा कंटेंट है जो ये शो कर रहा है कि ये जो अरे है वो सॉर्टेड हुई हुई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोग क्या करेंगे, यह करेंगे, इसको सॉर्ट करके फाइनल रिजल्ट निकालेंगे और आंसर लिख देंगे कि नहीं ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, ABCD आपने डी लिख दिया, आपका आंसर क्लियर हो गया। जस्टिफिकेशन नहीं मांगे, कुछ भी नहीं मांगा, गलती नहीं करनी। सबसे पहले आप देखें, ये आपके इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन सॉर्टेड अरे में नहीं है, एक भी ऑप्शन जो सा वो सॉर्टेड अरे में नहीं है। तो आपने क्या करना है, आइट्रेशन देखनी है। जब हमारी आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, जब हमारे आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे उसकी आइट्रेशन क्या होगी, 10, 18, 8, 35, 9, 29। मतलब कि 10 जोन सा है वो बड़ा है ना, यहाँ पे देखिए 18 एंड 10 में 18 बड़ा है, 10 छोटा है, तो इसको स्वैप कर देंगे। तो ये स्वैपिंग होगी, 10 इधर आ गया, 18 इधर आ गया। अब आई की वैल्यू 1 होगी, मतलब एक और स्वैपिंग होगी। ठीक है, आई की वैल्यू 1 होगी, तो अब ये देखिए 8 और 10 बिल्कुल ठीक है, 10 और 18 भी ठीक है। अब 8 और 35 की आइट्रेशन होगी, सॉरी 8 और 18 की आइट्रेशन होगी, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा 18 की जगह पे। फिर जब आई ज़ीरो होगा तो आइट्रेशन से ये 8 यहाँ पर आ जाएगा। बाकी एल्गोरिदम ये है। अब ये वाला जो आपका ऑप्शन आया है वो देखिए ये वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये सारी वैल्यूज़ देखें, 8, 10, 18, 35, 9, 25, 5, आपकी ये वाली आइट्रेशन से मैच कर रही है, तो ये आपका आंसर है जहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी। आगे नेक्स्ट देखें, यहाँ पे उन्होंने आपको क्या बोला हुआ है कि फॉर ईच एल्गोरिदम इन द टेबल राइट इट्स वरिएस्ट केस। आपने इसका वरिएस्ट केस निकालना है, मतलब कि आपने बिग ओ नोटेशन निकालनी है, जिसमें आप हमेशा ON निकालते हैं, बिग ओ नोटेशन निकालनी है। वरिएस्ट केस में आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी, थीटा कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है पहला। अच्छा, ये आपको एक स्टेटमेंट नहीं दी हुई फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। उन्होंने बोला है फॉर ईच एल्गोरिदम इन द टेबल्स राइट इट्स वेरियस केस। ईच एल्गोरिदम बोला हुआ है, फिर एल्गोरिदम और प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, पहले 1 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है। तो उस लिहाज से आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है प्रिंट ऑल वैल्यूज अपेयरिंग एट लीस्ट ट्वाइस इन अ सॉर्टेड स्टैक ऑफ द साइज एन। आपके पास 6 अरे की स्टैक होगी, ठीक है। फर्स्ट कर ले, यहाँ पे आपके पास अरे की एक यहाँ पर एक स्टैक बनी हुई है, ठीक है। आपने वो एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं जो ट्वाइस हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए भी आपके सारी वैल्यूज जो सी है वो रीड हो रही है, तो उसके लिए आपका एन टाइम ही लूप चल रहा है, इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ON हो गई है। हमें सॉर्टेड, हमारी अरे सॉर्टेड है, हमने सिर्फ डुप्लीकेट फाइंड करनी है, एक एक वैल्यू को हम सर्च करते जा रहे हैं, लेकिन हमें एंड तक पूरा लूप सर्च करना पड़ेगा, इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ON होगी, ठीक है। अब उसका डुप्लीकेट है क्यू ऑफ एन एलिमेंट। आपने उसके एन एलिमेंट्स के डुप्लीकेट क्यू बनानी है। देखिए एलिमेंट्स एन नहीं देंगे, क्यू आपने उसकी डुप्लीकेट बनानी है, तो उसका फॉर लूप भी एक दफ़ा चलेगा, या 2 भी फॉर लूप चलेंगे, एक ऊपर चलेगा एक नीचे चलेगा, तब भी उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास ON ही रहेगी। तो यहाँ पर ON आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक क्यू को डालो, मतलब एक क्यू से DQ करो और उसको दूसरी में डालो, एक क्यू से DQ करो दूसरी में डालो, मतलब डुप्लीकेट क्यू बन रही है ना, तो इसलिए उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ON रहेगी। यहाँ पर आपको तीसरा उन्होंने केस दिया हुआ है, प्रिंट ऑल डायगोनल वैल्यूज ऑफ अ गिव n बाई n मैट्रिक्स। n बाई n मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, उनमें से डायगनल निकालना है। डायगनल हम जब भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाता है। एक मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने के लिए भी हमें एक ही दफ़ा फॉर लूप को चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी ON होगी, क्योंकि हमने इसका प्रिंट करना है डायगनल एलिमेंट्स को, इनको मल्टीप्लाई नहीं करवाना, जिसकी वजह से हमने सिर्फ डायगनल वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो हमारा एक दफ़ा ही फॉर लूप चलेगा, तो इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगी। ये मैंने साथ साथ नीचे थोड़ी थोड़ी जस्टिफिकेशन दी हुई है, क्योंकि एच मार्क्स जो इसकी जो एच स्टेटमेंट है वो 2 मार्क्स कंटेन कर रही थी, तो मैंने इसलिए इसकी थोड़ी थोड़ी जस्टिफिकेशन दिया। आप लोग ऐसे भी ON लिख सकते हो, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है देर इज़ अ फॉलोइंग रिकर्सिव ऑफ इंजर्शन सॉर्ट, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ये रिकर्सिव वर्जन है इंजर्शन सॉर्ट का। राइट ऑन द रिकर्सिव रिलेशनशिप दैट इज टाइप द नंबर ऑफ राइडर्स एस।
रिकर्जन हमने की, ये आपके पास जो आपको ये प्रोग्राम दिया हुआ होगा ये आपका रिकर्जन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है कि इस डिस्क्राइब करना है इसका रिकर्जन रिलेशनशिप एंड मेड इट इट्स वेरियस केस। मेड वो रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है जो इसका वेरियस केस में बना होगा। मतलब सिंपली उन्होंने आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए दी हुई है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या आएगी 2n-1। यहाँ पे -1 आपका चूंकि कांस्टेंट है तो यहाँ पर -1 कांस्टेंट होने की वजह से हम इसको इग्नोर कर देंगे। फिर 2 भी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट होने की वजह से ये भी इग्नोर हो गया, तो आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ गई n। कैसी आई है एक दफ़ा वापस बता देती हूँ। इंट आपका टेम्प है, सॉर्टेड रे है, यहाँ पर आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखिए n-1 होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी n हो जाएगी। ये आपका फोर लूप चल रहा है n-1 टाइम, ठीक है। तो इस वजह से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरह से आ रही है। फर्स्ट आपकी साइज यहाँ पे n कौन सा है, ये तो आपका केस के अंदर है ना, तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं ले रहा। ये वाला जो साइज है यहाँ पे आपकी n वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है। ये वाला n भी काउंट हो रहा है तो n वैल्यूज जा रही हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पर आपका वैल्यूज आ रही है n-1। ये फोर लूप भी आपका n टाइम ही चल रहा है, तो यहाँ पर प्लस n आ गया फोर लूप का। 2n-1 करेंगे, ये देखें ये प्लस n प्लस हो गए, 2n-1 आ गए। यहाँ पे हमें इसे कॉस करके इसके वरियस केस ये होगी। इसका रिलेशनशिप यही है कि यहाँ पर इसका हमने वरियस केस से निकाला हुआ है। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आपके पास एक बोनस क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपने जस्ट आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो सॉर्टिंग में भी हमारे पास कई टाइप की सॉर्टिंग होती है, इन प्लेस सॉर्टिंग, स्टेबल सॉर्टिंग और एल्गोरिथम सॉर्टिंग। तो उनमें भी आपकी ये टाइप्स आ जाती हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पे होगी, बबल सॉर्ट यहाँ पे होगी, क्या कहते हैं क्विक सॉर्ट यहाँ पे होगी, मर्ज सॉर्ट यहाँ पर होगी। तो उन्होंने आपको बोला है कि आपने इनमें से इन प्लेस सॉर्ट्स निकालनी है और उनको करना है। आपकी यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट है, इंजर्शन सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट है। कैसे पता चलेगा? ये आपके इन प्लेस सॉर्ट है। इन प्लेस सॉर्ट वो होती हैं जो एडिशनल मेमोरीज नहीं लेती। इन प्लेस सॉर्ट आपके पास कौन कौन सी होगी? बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंजर्शन सॉर्ट, शेल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ड्यूअल पिवट क्विक सॉर्ट। ये एक ही है, ड्यूअल पिवट क्विक सॉर्ट आपके पास एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप कौन कौन सी यहाँ पे आपकी मैच हो रही है। एक सिलेक्शन सॉर्ट मैच हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी इंजर्शन सॉर्ट मैच हो रही है। तीसरी आपकी यहाँ पर हीप सॉर्ट मैच हो रही है। उसके बाद आपकी ना पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल क्विक सॉर्ट नहीं है, पैरेलल मर्ज सॉर्ट नहीं है, तो वो नहीं हो रही। तो इनको मैच करके जस्ट आपने इन तीनों को करना है। ये आपके पास क्या कहते हैं सॉर्टिंग की, इन प्लेस सॉर्टिंग की ऑप्शन है। बस यही आपके पास इन प्लेस सॉर्टिंग होती हैं। ओके, ये आपके पास एडजेंसेंट रिप्रेजेंटेशन है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि एडजेंसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी हुई है, ए को कनेक्ट किया हुआ बी से, बी को सी से, सी को डी से। यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड नहीं किया गया, मैं बिल्ड कर देती हूँ। बी के साथ कनेक्शन किया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने आपको बोला है कि आपने इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। देखें ये आपका ए है, ये पहले आपने लिख लेना है। आपके पास जो सी लिस्ट है वो देख लें। आपके पास क्या कहते हैं एजिस वर्टेक्स कौन कौन से, ए बी सी डी पहले मैंने लिख लिए। अब ए देखें, ए को मैंने सबसे पहले बी से कनेक्ट किया। बी किससे कनेक्ट है? बी को यहाँ पर देखें, बी को यहाँ पे सी से कनेक्ट कर देना है। सी किससे कनेक्टेड है? सी डी से कनेक्टेड है। फिर देखें बी वापस ए से कनेक्टेड है तो डबल एरो लग गया। सी बी से भी कनेक्टेड है, यहाँ पर भी आपके पास डबल एरो लग गया। सी डी से भी कनेक्टेड है, ओ बी आगे डी से कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्ट हो। डी आगे किसी से कनेक्टेड है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है जो हमने इसको डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्शन भी बता दिया, तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब उन्होंने बोला है कि जो हमने आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जो आपने ग्राफ बनाया है उसी का एडजेसेंट मैट्रिक्स जो है वो आपने ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ से आप देख लें कि यहाँ पर ए के अंदर आपके पास बी है, सी है एंड डी है। तो ए के अंदर ए खुद नहीं है लेकिन बी सी डी है। डी के अंदर वन, मतलब इसको जहाँ जहाँ पे आपके पास जो जो नोट्स दिए होंगे उनको वन से रिप्रेजेंट करना है, बाकी जगहों पे आपने ज़ीरो लगा देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करें, बी के अंदर सिर्फ ए है तो बी के अंदर ए है, बाकी सारे ज़ीरो। सी के अंदर बी भी और डी भी है, बाकी ज़ीरो। डी के अंदर कुछ नहीं है तो यहाँ पर सारे ज़ीरो आ जाएंगे। आगे यहाँ पर उन्होंने बोला है इन दिस ग्राफ बिलो यूज एल्गोरिदम फ्रॉम अबव टू कंप्यूट वेदर। यहाँ पर आपको ये ग्राफ ऑलरेडी बना होगा। देखिए ये ग्राफ आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपने ए टू नोड ए से लेके नोड ई तक, नोड ए से लेके नोड ई तक का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है।
डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि जिसकी वैल्यू होगी 4। इन पर्टिकुलर व्हेन एवर आपने बी एफ एस जो सा बी एफ एस सर्च को बी एफ एस हमने किया था कि बी एफ एस हमारे पास क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च होती है जो हमने ग्राफ में पढ़ी, उसको यूज़ करते हुए इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आपने इसका डिस्टेंस निकालना है जिसमें 4 होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अगर हम ए से जी तक जाएंगे तो इसका डिस्टेंस 1 है। जो उन्होंने वेटेड ग्राफ है तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 है, इसका पाथ आप यूँ करके लिख दें। आगे आपने देखें हमने क्योंकि बी एफ एस सर्च यूज़ की हुई है तो आप देखें ए से हम सी तक जाएंगे, ठीक है। पहले हम शॉर्ट चल रहे यहाँ पे चले जाए, ए से हम बी तक गए, बी से हम ये देखिए ये डायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो हम सी पे गए एंड सी से हम वापस ए पे आए। तो ए बी और सी का आप डिस्टेंस काउंट करें तो 2 है, यहाँ पर 2 आ गया, 2 में 1 प्लस के यहाँ 3 आ गया, 3 से यहाँ पर आए तो ए तक हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 3 एंड ये हमारे पास हो गया 4। यहाँ पे आपका डिस्टेंस हो गया 4। अगर हम ए और बी और ई का करें तो ये देखिए आप सबसे पहले ये देखिए बी तक आए, यहाँ से आप ए पे गए तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, पास हो गया आपके पास 5। देखिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करते हैं कि अगर आप इधर को जा रहे हैं तो आप इधर को भी मूव कर सकते हैं। अब आप वापस ए से सी का कर लें, ए से सी और ई का कर लें तो ये देखिए आपके पास 6 और 1, यहाँ पर इसका जो होगा वो क्या कहते हैं वैल्यू होगी वो 7 होगी। यहाँ पे मेरे ख्याल में लिखा नहीं है। ए से अगर हम सी पे जाएं, सी से हम ई पर जाएं तो आपका जो पाथ होगा वो होगा 7। और एक और पाथ बनता है ए से सी, सी से डी एंड डी से ई। क्योंकि ये डी एफ एस नहीं है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, हम यहाँ से कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ वापस आके भी ट्रैवल कर सकते हैं। हमने बस अपने लेवल्स कंप्लीट करने हैं। पहले मैंने बी का लेवल कंप्लीट यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई तो यहाँ पर लेवल्स कंप्लीट किए, तो मेरे पास जो सही वाला डिस्टेंस वाला पाथ है जो हमारी कंडीशंस को फुल कर रहा है वो ए बी सी और ई का, जहाँ पे आपका डिस्टेंस 4 आ रहा है और ये आपकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। और हमने इसको बी एफ एस को यूज़ करते हुए, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज़ करते हुए ये डिस्टेंस निकाला है। आगे उन्होंने बोला है आपने प्रिम्स एल्गोरिदम यूज़ करना है स्टार्टिंग एट द नोड ए टू कंप्यूट मिनिमम स्पाइनिंग ट्री। यहाँ पर उन्होंने आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ये ग्राफ आपने बनाना है अगेन से प्रिम्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब प्रिम्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए ये ग्राफ बनाना है। अब मैं आपको यहाँ पे अलग से ग्राफ इसलिए मैंने नहीं था अभी तक बनाया क्योंकि मैं एक दफ़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रही थी। बी डी ई एफ जी एच, ये मैंने सबसे पहले तो मैंने ये सारी कौन सी वर्टेक्स हैं वो लिख ली हैं, क्योंकि हमारा कौन सा मर्जी ग्राफ हो उसके वर्टेक्स हमारी मस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे प्रिम्स एल्गोरिदम क्या कहता है कि आपने सबसे पहले वो वाली एज यूज़ करनी है जिसका जो डिस्टेंस है या वेट है वो स्मॉल हो। तो यहाँ पर देखिए आपका ए टू बी वाली जो एज है इसका डिस्टेंस क्या है वो 2 है, तो आपने सबसे पहले जो लेनी है वो 2 वाली वर्टेक्स लेनी है, ठीक है। 2 से आगे देखें 2 के वर्टेक्स कौन कौन सी है, एक ये वाली वर्टेक्स है, एक ये वाली एज है, एक ये वाली एज है और एक ये वाली एज है। तो इसका जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो 1 वाला है, तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे यूँ करके 1 के साथ, ठीक है। अब 1 से हम सी पर आ गए, सी की वर्टेक्स देखें, सी के जो एज है एक 6 है और एक 12 है और एक 11 है, तीनों बड़ी हैं। लेकिन हम वापस अगर ए पे आए तो हमारी जो वर्टेक्स है वो एक 3 है जो छोटी है, तो हम सबसे पहले उस वाले एज को कनेक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमने मेक श्योर करना है कि हमारे कहीं पे भी लूप ना बने। देखिए अगर मैं इसको 6 वाले को यूँ कनेक्ट करती हूँ तो मेरा लूप बन जाता है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। अब यहाँ पर आप आ जाएं तो यहाँ पर आप सी पर आ जाएं तो सी के जो वर्टेक्स, अगर अब वापस हम बी पे आ जाते हैं क्योंकि सी की दोनों वर्टेक्स 11 और 12 बड़ी हैं तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते। बी की ये वर्टेक्स इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। और यहाँ पर हम ए की वापस से ए पे आ जाएंगे क्योंकि इसकी एक जो सी एज है उसकी वैल्यू क्या है 7, तो हम 7 वाला सिलेक्ट करेंगे। अब वापस से हम बी पर आएंगे एंड बी पे आपने क्या करना है, देखना है कि आपका 10 जो वैल्यू है वो आ रही है, तो आपने यहाँ से 10 को कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ से आपने देखें कि आप क्या करेंगे कि यहाँ पे मेक श्योर करना है कि हमारा लूप कहीं पे भी ना बने। तो यहाँ से हम 11 वाली को अगर कनेक्ट करेंगे यूँ करके तो हमारा लूप बन जाएगा, हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लेकिन यहाँ पर हम 12 वाली को मस्ट कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारा लूप नहीं बन रहा। आगे 15 को अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ लूप बन जाएगा, तो इस वजह से हम इसको भी सिलेक्ट नहीं कर रहे। अगर मैं ई को इधर से कनेक्ट करूँगी तो मेरा लूप नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सी वर्टेक्स यूज़ करनी है जिसकी वैल्यू सबसे कम हो। तो मेरे पास 8 वाली वर्टेक्स है तो मैं उसको यूज़ करूँगी जिसकी वैल्यू कम है।
अगर मैं इसको यूँ कनेक्ट करूँगी, ये वाला यूँ कनेक्ट करूँगी, ये तब लूप बन जाएगा, ये वाला यूँ कनेक्ट करूँगी तो ये तब लूप बन जाएगा। तो ये दोनों वर्टेक्स मैं नहीं यूज़ करूँगी। तो ये मैंने प्रिम्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए ग्राफ को डिज़ाइन किया है, जिसमें मैंने कोई भी ऐसी वर्टेक्स नहीं ली जहाँ पे लूप बन रहा है। देखिए आपकी एजिस वर्टेक्स कंप्लीट है, ठीक है, और ऐसी कोई एज नहीं ली जिससे आपका लूप बने। अगर यहाँ पे करोगे तो लूप बनेगा, यहाँ पे करोगे लूप बनेगा, यहाँ पे करोगे लूप बनेगा, यहाँ पे भी आपका लूप बन सकता है। ये देखिए कुछ इस तरह से लूप बनेगा एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से लूप बनेगा। तो आप यहाँ पे ये वाले एजेस यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने आपको ये एक ग्राफ बना के दिया हुआ और उसका बोला है कि आपने इसका एडजेसेंट ग्राफ जो सा है एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालना है। वापस से हम क्या लिखेंगे, ये सारे जितने भी हमें क्या कहते हैं वर्टेक्स दिए हुए हैं, पहले उनको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली लिख लेंगे। 1 2 3 1 2 3। देखिए 1 किससे कनेक्टेड है, सिर्फ 2 से, तो यहाँ पे 1 को ऑन कर देंगे। 2 को चेक करें, 2 1 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है एंड 3 से कनेक्टेड है। 1 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है एंड 4 से कनेक्टेड है, खुद से कनेक्ट नहीं है। तो ये वाली मैंने सारी जो सी वैल्यूज़ हैं इनको ऑन कर दी। 3 को देखें, 3 2 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है, बाकी ऑफ कर दे। 4 को चेक करें तो 4 2 से कनेक्टेड है, 3 से, 4 2 एंड 3 से बाकी इनको ऑफ कर दे। तो ये आपका सारा जोन सा ये बन गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए दी हुई है। ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बेसिकली बता चुकी थी कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई कंडीशन आ जाएगी, देखिए आपका ये कंडीशन आ जाएगी तो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी के √n वाली, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन की वजह से आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट यही होगी। आपने ये वाली चीज़ को क्यों नहीं नोट किया, आप कहेंगे ये क्यों नहीं नोट किया, क्योंकि ये यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे रही है। ये चेंज हो या ये चेंज हो हमें डिफरेंस नहीं है, आई इसके इक्वल जरूर है, ठीक है। आई इज इक्वल है एन के। इसको सोल्व करने से हमारे एन को डिफरेंस नहीं आ रहा, आई को डिफरेंस पड़ा है, आई को डिफरेंस आ रहा है, एन में डिफरेंस नहीं आ रहा है। एन की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे एक दफ़ा सेट होगी, लेकिन हमें आ रहा है जो वैल्यू वो ये वाली एन से चल रहा है। तो ये वाली चीज़ें आपकी कॉन्स्टेंट है, तो जस्ट आपने इस वाली कंडीशन को यूज़ करके आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल आएगी। आगे ये वाला आपके पास लूप आ जाता है। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट लूप जो सा है आई ग्रेटर देन होगा 0 से और आई इक्वल होगा n के, तो n ग्रेटर देन होगा 0 के। यहाँ पर ये वाली चीज़ आपके वापस से कांस्टेंट। दूसरा लूप है आई ग्रेटर देन होगा 0 के, तो ये करना है, ये वापस से आपको देखिए टोटल इंटू 10, जे को डिवाइड करना है जे से, इसकी वजह से ये देखिए जे डिवाइडेड बाई जे। यहाँ पर मेरे ख्याल में यहाँ पे जे है, यहाँ पर इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर j था तो यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से आपके पास आ गया log 2 की पावर n, ठीक है। i यहाँ पे i माइनस 10 है और ये लूप i से चल रहा है, तो यहाँ पर आ गया n माइनस 10। यहाँ पर देखिए हमने 10 को भी इग्नोर करना है, 2 को भी इग्नोर करना है, तो हमारे पास log 2 की पावर, यहाँ पे 2 को भी इग्नोर करेंगे log n आ जाएगी। अब यहाँ पे चूंकि प्लस का साइन है तो हमने log n और n के ऊपर हमने हमेशा n को ही प्रेफर करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा n। ये था आपका होल पास पेपर जो हमने किया। ये 2022 का पास पेपर है CC 123 का। आई होप सो आपको समझ आएगा। ये इसका होल सोल्यूशन था, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन पेपर इजी था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।